हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है वो देख लिया था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या होता है वहाँ तक हमने देख लिया था। आज हमें देखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड हमारा बन गया था वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, और हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है और उसकी पैकिंग के बारे में। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक आपका न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर ये आपका तीसरा न्यूक्लियोटाइड। हम इसके अंदर देखते हैं कि बॉन्डिंग कैसे होती है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे ना कि ये बेस किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट कार्बन वाली पोजीशन पे। सिमिलरली ये आपका फॉस्फेट ग्रुप कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता था? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता था। कौन सी पोजीशन पे? फिफ्थ कार्बन वाली पोजीशन पे। अब देखो हुआ क्या था, अगर आप पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखोगे तो फर्स्ट कार्बन पे आपका बेस लग गया था। थर्ड का आपका सेकंड कार्बन क्या करता था? बेसिकली डिस्टिंग्विश करता था डीएनए और आरएनए को। फिर आपका फिफ्थ कार्बन क्या कर रहा था? वो आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाकर फॉस्फेट ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था। लेकिन जो ये थर्ड ग्रुप रह गया था इसका हमने अभी तक यूज़ नहीं देखा था। तो देखो, थर्ड वाले पोजीशन पे क्या होता है? OH होता है, ठीक है। तो वो OH क्या करता है? बेसिकली वो बॉन्ड फॉर्म करता है अगले फॉस्फेट से, ठीक है। अगर मान लो एक ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है, उसका थर्ड कार्बन का जो OH होता है वो अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से बॉन्ड करता है, ठीक है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? खुद ये फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये जो पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है ये अगले से कैसे लिंक कर रहा है? देखो, जो थर्ड कार्बन का OH होता है सबसे पहले बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट से, थर्ड पोजीशन से, और ये खुद किससे जुड़ा होता है? फिफ्थ कार्बन वाली पोजीशन से। तो क्या हो रहा है? दो बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देख सकते हो आप, एक यहाँ पे फॉर्म हुआ और दूसरा यहाँ पे फॉर्म हुआ बॉन्ड। तो इन दोनों बॉन्ड को मिला के हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। और कौन कौन सी जगह पे हो रहा है? देखो, एक थर्ड पोजीशन पे हो रहा है, अगर आप देखोगे ये थर्ड पोजीशन पे हो रहा है, और अगर आप ये वाला देखोगे तो ये फिफ्थ पोजीशन पे हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन इन्वॉल्व थे इसीलिए हमने 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह दिया है, और दो एस्टर भी फॉर्म हो गए थे यहाँ पे। अब देखो, अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ये क्या है? बेसिकली आपका पॉलीमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डीएनए है। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है? शुगर होता है। शुगर के एक तरफ क्या जुड़ा होता है? बेस जुड़ा होता है, तो बेस हमने लगा दिया। एक एंड उसका हमेशा खाली रहेगा ना। देखो, अब होगा क्या कि अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊँ तो एक तरफ से ये OH वाला एंड खाली रहेगा और एक तरफ से आपका फॉस्फेट ग्रुप का एंड खाली रहेगा, ठीक है। मतलब एक तरफ से 3' वाला एंड खाली रहेगा और एक तरफ से 5' वाला एंड खाली रहेगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया? शुगर की तरफ वाला खाली है, मतलब 3' वाला एंड खाली है। फिर ये एक फॉस्फेट से भी जुड़ा होता है, तो ये पूरा क्या बन गया? एक आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया। फिर क्या होता है? फर्दर ये फिर से शुगर से लगता है। देखो, ये फॉस्फेट क्या लगता है? फिर से शुगर से लग रहा है यहाँ पे, तो हमने सिमिलरली अटैच कर दिया इस फॉस्फेट को शुगर से। फिर ये शुगर क्या करता है? बेस से अटैच होता है ऊपर की तरफ से, और अगले फॉस्फेट से भी अटैच होता है। और ये जो पूरी की पूरी जो एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगी, क्योंकि डीएनए एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए हम क्या मान लेते हैं? जो बेसिक यूनिट है ये एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करती है। और एक तरफ के कौन सा एंड खाली रहेगा? एक तरफ आपका फॉस्फेट वाला एंड खाली होगा, मतलब 5' वाला, और एक तरफ आपका कि 3' OH वाला एंड खाली रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पॉलीमेरिक रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो कि बनता है कौन कौन से कार्बन को इन्वॉल्व करके? थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन को इन्वॉल्व करके। अब अगर हम आगे देखें तो आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहली बात आती है डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। दो हेलिक्स टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इसको। अगली बात आती है किसने दिया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। कैसे दिया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, इसके कुछ फीचर्स। तो पहला फीचर है कि ये क्या होता है? कंपोज्ड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब वही जो हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? आपका
बेसिकली डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब बेसिकली डीएनए क्या है आपका, एक पॉलीमर है, और जिसका मोनोमर क्या है आपका, न्यूक्लियोटाइड। अब अगली चीज़ देखोगे तो क्या है, शुगर और जो आपका फॉस्फेट होता है वो फॉर्म करता है बैकबोन। ये तो हम ऑलरेडी भी देख चुके थे कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बैकबोन। और जो आपके बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो आपकी एक चेन है और दूसरी आपकी ये चेन है, तो ये जो बेसिस, जो बीच वाला पार्ट है ना ये वाला, इसमें बेसिस प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग होती है। तो बेसिस क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब प्यूरीन वाले पायरेमिडीन से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर भी स्पेसिफाइड है कि एडेनिन थाइमिन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा या एडेनिन आपका यूरेसिल में अगर वो आरएनए है। लेकिन यहाँ सिर्फ हम डीएनए के बारे में देख रहे हैं, तो एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन आपका साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब अगली बात क्या है कि जो पूरा का पूरा डीएनए हेलिक्स होता है, इसमें जो ये स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस है दोनों स्ट्रैंड के बीच का, ये हमेशा ही सेम रहता है। मतलब यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहता है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, शुरुआत से लेके एंड तक। अगली बात अगर आप देखोगे तो दोनों की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए की और दूसरा स्ट्रैंड भी है, तो ये कहाँ से एंड करेगा, ये 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम तक होगा, और दूसरा वाला कैसे होगा, वो होगा 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक। तो बेसिकली हमने ये 5 और 3 क्या थे, अभी हमने देखा था जब हमने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखा, तो एक तरफ क्या खाली रह जा रहा था आपका, थर्ड एंड रह जा रहा था, और दूसरी तरफ क्या खाली रह जा रहा था आपका, फिफ्थ एंड रह जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, एक आपका थर्ड एंड की तरफ से बॉन्ड बनाना शुरू करेगा और दूसरा आपका फिफ्थ एंड की तरफ से बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अगली बात अगर आप देखोगे तो जो चेन होता है वो राइट हैंडेड फैशन के अंदर कॉइल्ड होता है, ठीक है। मतलब देखो कॉइलिंग है ना ये पूरी की पूरी, तो ये राइट हैंडेड फैशन में होती है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमा होता है हमारा डीएनए। अगली बात देखो तो पिच ऑफ हेलिक्स। तो देखो पिच क्या होता है, कभी आपने नट को घुमाया है या स्क्रू ड्राइवर को यूज़ कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट एक बार में जो घुमाते हो नट को, उसको हम क्या बोलते हैं, और वो जितना अंदर जाता है उसको हम पिच बोलते हैं। तो ऐसे ही जब आप एक टर्न में घूमोगे डीएनए के बहुत सारे टर्न होते हैं, ये रहा टर्न, दूसरा टर्न, तो क्या होता है एक टर्न के अंदर कितनी बड़ी लेंथ ऑक्यूपाई होती है, तो वो होती है 3.4 नैनोमीटर। अगली बात आती है एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.34 मीटर, नैनोमीटर सॉरी, 0.34 नैनोमीटर। अब देखो जो नेक्स्ट बात है वो है पैकिंग ऑफ डीएनए। तो देखो पैकिंग ऑफ डीएनए क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली बात, क्या आप लोगों को पता है कि आपका डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है, एवरेज, मतलब कहीं छोटा हो सकता है कहीं बड़ा, लेकिन एवरेज 2.2 मीटर होता है लंबा। और आपका न्यूक्लियस इतना छोटा सा होता है, 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा होता है आपका न्यूक्लियस। और ये 2.2 मीटर की चीज़ आपके इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आपको रखनी है। तो आपको लग रहा है पॉसिबल हो सकता है, आप कहोगे इम्पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तो डीएनए बहुत सुपर कॉइल्ड होता है, ठीक है, और सुपर कॉइलिंग की वजह से वो इतने छोटे से स्पेस में अपने आप को ढाल पाता है, या उसके अंदर वो बेसिकली अपनी पैकिंग कर पाता है, ठीक है। उसी को देखते हैं। तो फर्स्ट वही है कि लेंथ ऑफ डीएनए बहुत ज़्यादा है आपके न्यूक्लियस के लेंथ से, ठीक है। तो अगली बात आती है कैसे होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और फिर हमें देखना है यूकैरियोट्स के अंदर भी। तो देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होता है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए एक स्पेसिफाइड लोकेशन में प्रेजेंट होता है। पहली बात तो उस स्पेसिफाइड लोकेशन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। अब लोकेशन कैसे, हमने तो अभी न्यूक्लियस पढ़ा, तो देखो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है ना, एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। आगे अगर आप देखोगे तो ये जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये लूप्स बनाता है बहुत सारे, मतलब, और क्या करता है, प्रोटीन के साथ मिलकर अपने आप को बाइंड करके रखता है। कैसे प्रोटीन होंगे, आप सभी को पता होना चाहिए कि डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये कैसे प्रोटीन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। और ये बेसिकली क्या करके रखेंगे, आपके डीएनए को होल्ड करके रखेंगे, कौन से रीजन में, न्यूक्लियोइड वाले रीजन में रखेंगे।
तो ये बात तो होगी आपकी प्रोकैरियोट्स की। अगर आप यूकैरियोट्स के अंदर देखो तो यूकैरियोट्स के पास क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं, तो देखो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, उनके अराउंड पूरा आपका डीएनए रैप करता है। और जो हिस्टोन ऑक्टामर जो हो गया, 8 मॉलिक्यूल्स आ गए, जो डीएनए जब उनके अराउंड कॉइल कर जाता है, उस पूरे स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है उसके पास 200 बेस पेयर होते हैं, या आप क्या बोल सकते हो, अभी हमने देखा था 20 टर्न्स पे तो सब बोल सकते हो, क्योंकि एक टर्न के अंदर कितने होते हैं आपके, 10 होते हैं, तो 20 टर्न के अंदर कितने हो गए, 200 हो गए। तो अगली बात क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ये कैसे अपीयर होंगे, जो क्रोमेटिन होते हैं ना, देखो न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्या होता है, क्रोमेटिन होते हैं, और यही क्रोमेटिन क्या करते हैं, जब आपका सेल डिवीज़न होने वाला होगा तो ये रॉड शेप्ड हो जाएंगे, ठीक है, और क्या कहलाएंगे, क्रोमोसोम कहलाएंगे। तो जो न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्रोमेटिन होता है वो कैसा दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब क्या आपने कोई माला देखी है, जो मोतियों की माला होती है, उसमें क्या होता है, एक पत्ती से स्ट्रिंग होती है, उसके ऊपर बीड्स लगे होते हैं। तो वैसे ही क्रोमेटिन दिखते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे। अगली बात आती है फॉर्म्स ऑफ क्रोमेटिन। तो 2 तरीके के क्रोमेटिन होते हैं, एक होता है यू क्रोमेटिन और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन। अब देखो जो इनको हम कैसे पढ़ेंगे, इनको हम एज अ डिफरेंस बिटवीन ही पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो यू क्रोमेटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, मतलब इतने ज़्यादा टाइट पैकिंग नहीं होगी, उसकी कॉइलिंग जो होगी बिल्कुल लूज होगी, लेकिन ये क्या होगा, टाइटली पैक्ड डीएनए के अंदर होगा, हेटेरोक्रोमेटिन। तो आपका जो यू क्रोमेटिन होता था वो क्या होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है। अब लाइटली स्टेन्ड क्यों है, क्योंकि ये डेंसली पैक्ड नहीं है ना, तो इसमें कुछ गैप्स होंगे तो स्टेनिंग भी अच्छे से नहीं होगी। लेकिन ये क्या होगा, डार्कली स्टेन्ड होगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से पैक्ड है, और किसके नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। अगली बात क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये टाइटली पैक्ड नहीं है ये यू क्रोमेटिन, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास क्या हो गया, लेस नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड था तो इसके पास लार्ज नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। अगली बात अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होता है। देखो ट्रांसक्रिप्शन वहीं हो पाएगा ना जहाँ पे थोड़ा सा उसका स्कोप होगा, मतलब थोड़ा जहाँ लूज पैकिंग होगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल टाइट पैकिंग हो तो यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। लास्ट बात यह आती है कि जो यूक्रोमेटिन होता है आपका वो दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के अंदर भी और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। लेकिन जो आपका हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर ही होता है। आगे अगर आप देखोगे तो वो है NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो देखो ये कैसा प्रोटीन होता है, कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन जो है अगर हाई लेवल पे करनी है तो हमें एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। उस एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, NHC या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जगह में तो आपका हिस्टोन प्रोटीन काम आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे हाई लेवल ऑफ आपको पैकिंग चाहिए तो वहाँ पे क्या काम करेगा, आपका NHC काम करेगा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अगली बात आती है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन का बस बेसिक मतलब यही है कि अपनी कॉपीज़ बनाना, डीएनए से डीएनए बनाना। आगे अगर हम देखें तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को हम थोड़ा सा देखते हैं, इसका ओवरव्यू जानते हैं, फिर हम इसको बाद में अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये भी किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने एक और चीज़ दी थी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बोला मिलके, उन्होंने बोला कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने एक और बात वैसे बोली, फिर हम मतलब देखते हैं। इन्होंने ये बोला कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट कर जाते हैं। जैसे ये डीएनए था, ये क्या है, एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेंगे। मतलब ये अपने लिए नया स्ट्रैंड बनाएगा और ये वाला भी अपने लिए नया स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगली बात आती है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर कैसे हुआ। तो देखो जब रेप्लिकेशन हो जाएगा, अगर हम ये वाली कंडीशंस को देखें तो जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो एक जो स्ट्रैंड होगा वो तो पुराने वाले का होगा या पेरेंट स्ट्रैंड होगा, ठीक है। लेकिन जो नया जो स्ट्रैंड बना है वो क्या होगा, न्यूली जो
सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो क्या है, डॉटर है, मतलब बिल्कुल नया है, मतलब एक आधा पुराना रहेगा और आधा नया रहेगा, मतलब सेमी कंजर्वेटिव हो गया। सेमी मतलब आधा कंजर्व कर लिया पेरेंट वाले पार्ट को, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रूफ ऑफ दिस सेमी कंजर्वेटिव नेचर, और आगे हम देखेंगे कि डीएनए क्यों अच्छा एक जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर हम डीएनए और आरएनए के बीच में देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद हमें आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।